मैंने महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ करके समझने का काफी प्रयास किया है जी। बड़ी अच्छी अच्छी बातें उसमें कही गई हैं। कहा गया है कि भारतवर्ष का उत्तर प्रदेश दिल है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का दिल तो है, लेकिन वो दिल तार तार हो चुका है और उसमें बहुत सारे छेद अब वर्तमान सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था पर बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें की जा रही हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है, तो आंकड़े देख लिए जाए पिछले 4 साल के, पिछले 10 वर्षों से उठा करके उनका कंपैरिजन कर लिया जाए। लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार, कितने अपराधों में कमी आई है या कितने अपराध बढ़े हैं। मैं अपनी विधानसभा का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में उस रोज भी माननीय नेताजी ने उठाया था, एक ज्वेलर के यहां पर लूट हुई। सोनू ज्वेलर्स के नाम से उसकी दुकान है, और पुलिस ने उल्टे उसी के भाई के घर पर छापा मार करके और उसी का 4-5 लाख का माल, उसका अपना माल बरामद करके उसी के माल को 1 करोड़ का माल बता करके बरामद करने का काम किया। ये पुलिस का हाल है, ये आपकी कानून व्यवस्था का हाल है। आज नो एंट्री के नाम पर ट्रकों से, बसों से अवैध उगाही की जा रही है। केवल एक धंधा मिल गया है पुलिस वालों को, कानून व्यवस्था के नाम पर, नो एंट्री के नाम पर उनसे खुलेआम लूट की जा रही है। मान्यवर, बजट की शुरुआत किसानों से की गई, किसान वर्ष मनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, लेकिन आज किसान का, गन्ना किसान का जितना बुरा हाल है शायद इससे पहले कभी हुआ नहीं। आज मेरे ही मोदी नगर विधानसभा क्षेत्र में मैंने नियम 56 के तहत भी डाला था, तो आपने कहा था कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जब बोलेंगे, जब चर्चा कर लेना। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष का बकाया आज तक भुगतान नहीं हुआ, 100 करोड़ रुपया अभी पिछले वर्ष का बकाया है माननीय अध्यक्ष जी, और इस वर्ष का तो 1 पैसा भुगतान नहीं किया गया। तो किस तरीके से ये प्रदेश की सरकार किसान वर्ष मना रही है? क्या मोदी नगर विधानसभा का किसान इस उत्तर प्रदेश से अलग है, इस हिंदुस्तान से अलग है? किस तरीके से वहां का किसान अपना जीवन यापन कर रहा है, उसकी कोई सुध नहीं ली जा रही है। तो मैं समझता हूं कि ये किसान वर्ष मनाना, ये सरकार का ये बिल्कुल बेईमानी भरा कदम है। आज उन लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी फीस देने के लिए पैसा नहीं, अपनी बेटियों की शादियां करने के लिए पैसा नहीं, और किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। तो फिर कब यह सरकार जागेगी और कब कहेगी इस बात को कि आओ हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं किसान भाइयों, और आप कहते हैं कि हम किसान वर्ष मना रहे हैं? ये सरकार का कहना है। आपने बहुत नलकूप लगाए, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज उन नलकूपों की हालत भी देख ली जाए कि जितना बोर करने के लिए स्पेसिफिकेशन के उसमें कहा जाता है, वो उतना नीचे बोर नहीं किया जाता। और आज उनमें से आधे से ज्यादा नल जो पीने का पानी दे रहे हैं, वो पीले रंग का पीने का पानी आ रहा है, जो कि दूषित है। उन पर कोई कार्रवाई जो है वो सरकार की ओर से या वहां के अधिकारियों की ओर से नहीं की जा रही। जहां तक प्रदेश में शिक्षा की बात है, तो शिक्षा विभाग में तो ये हाल है माननीय अध्यक्ष जी। मैं सरकार का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा कि आखिर प्रदेश के अंदर कितने जो सरकारी स्कूल हैं, उनमें जो परीक्षार्थी हैं, उनको जो परीक्षा दी जाती है, उनके सेंटर नहीं बनाए जाते, उनके केंद्र नहीं दिए जाते, और प्राइवेट स्कूलों को उनमें केंद्र स्थापित किए जाते हैं परीक्षा देने के लिए, जिससे कि खुली नकल चल सके, और वहां जो वो अधिकारी हैं, जो वहां के जो स्कूल के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जो उनके प्रबंधक हैं, वो खुली लूट मचा करके नकल करवा सके और हमारे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर सके। ये शिक्षा के नाम पर हाल है। मान्यवर, अभी एक वो हुआ है कि जो भी किसान अपनी फसल को खेत के अंदर जलाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मान्यवर, इससे पहले अब तो 2 होमगार्ड मोटरसाइकिल पे बैठ करके जाते हैं। यदि किसान ने थोड़ी बहुत पत्ती भी जला दी तो उससे जो है उगाही करने का काम शुरू कर दिया है।
कई जिलों में कर दिया, मेरे यहाँ तो कर ही दिया है कम से कम, मैं उसका खुद गवाह हूं। जबकि कायदे में कम से कम पहले किसानों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, उनको वो उपकरण देने चाहिए कि किस तरीके से जो वो गन्ने की पत्ती है या जो उनकी फसल जो होती है उसको किस तरीके से उसका निस्तारण किया जाए। लग्जरी कारों में से भी मान्यवर ये जो है प्रदूषण को हानि हो रही है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। केवल और केवल एक किसान को बिना प्रशिक्षित किए उस पर जो ये थोपा गया है, मैं समझता हूं कि इसमें भी संशोधन की आवश्यकता है। मान्यवर, इस बजट के अंदर मोदी नगर के अंदर जाम लगता है। मोदी नगर को लोग जामनगर के नाम से जानने लगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने चुनावी सभाओं में घोषणा की थी कि हम मोदी नगर को जाम से निजात दिलाएंगे, लेकिन आज तक मोदी नगर को जाम मुक्त कराने के लिए कोई भी ऐसी योजना तैयार नहीं की गई कि जो मोदी नगर के लोगों को कम से कम जाम से निजात मिल सके। और कहां किया? गडकरी जी तो परमिशन ही दे दें वही बते रहे हैं, और गडकरी जी और मोदी जी के बारे में मत बोलो महाना जी, फिर दूसरी बात वो दूसरी आ जाएगी। दूसरे नहीं, आज सरकार के खिलाफ बोलने दे तो ज्यादा अच्छा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, डार्क जोन पिछले 4 वर्षों से हम मांग कर रहे हैं कि मोदी नगर के माननीय गुलाम मोहम्मद जी, मैं आप पर भी आ रहा हूं, आप माननीय सदस्य, हमारे बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं। आप तो कह रहे थे अपने अभिभाषण में, आपने इसको रखा था, और आप एक बात कह रहे थे, मैं ये बात बाद में रख लेता हूं। आप कह रहे थे कि नेताजी के गदने से चेले ने राष्ट्रीय लोकदल को, जिसके लिए आप कह रहे थे, माननीय सदस्य, मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे कि जिस पार्टी के आप माननीय सदस्य हैं, ये समाजवादी पार्टी का भी निकाल उसी राष्ट्रीय लोकदल से हुआ है, और उनको भी माननीय मुलायम सिंह जी जो नेता हैं, जिनको हम भी नेता मानते हैं, लेकिन चौधरी साहब के बारे में आज तक उन्होंने भी ऐसे शब्द नहीं कहे, और वो भी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को अपना नेता मानते हैं। तो ये केवल एक जाति विशेष या एक सांप्रदायिक माहौल बना करके कुछ वोट हासिल कर लेने से ये आदमी जो है नेता नहीं बन जाता है। और देखिए, उस सांप्रदायिक माहौल में हो सकता है कि चौधरी अजीत सिंह आपसे चुनाव में पीछे रह गए हो, लेकिन चौधरी अजीत सिंह के सामने आपका कद बहुत छोटा है। वो किसानों की लड़ाई लड़ने वाले नेता हैं, वो मजदूरों की मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाले नेता हैं, वो राष्ट्रीय लोकदल जो कि हमेशा मजदूर और किसान की लड़ाई लड़ने वाला है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे हुए तो राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया उन दंगों में आग में घी घेरने का काम उन्होंने नहीं किया, वो किसी की तरफ से उन्होंने न जाने का काम किया कि जिससे इन दंगों को और हवा ना मिल पाए। तो मैं तो माननीय सदस्य, आप हमारे सीनियर हैं, बड़े भाई हैं, मैं तो केवल बड़ी क्षमा के साथ इतना ही आपसे कहना चाहूंगा। दूसरे माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि डार्क जोन के नाम पर पिछले 4 वर्षों से हम लगातार सवाल लगा रहे हैं, और अभी एक नियम 51 में डाला था, तो अब उसका जवाब आया, और उसमें जवाब में लिखा है आपकी सरकार ने कि जो कृषकों के, किसानों के प्राइवेट ट्यूबवेल हैं उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय, यहाँ सरकार के मंत्री बैठे हैं कि किसी भी विधानसभा के अंदर, हो सकता है मेरे माननीय और भी सदस्यों को जानकारी होगी कि जहां डार्क जोन है वहां पर जो वहां के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं हाईडिल के, वो उन किसानों को कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। लेकिन मुझे जवाब आया डॉक्टर साहब, मुझे जवाब आया कि ये प्रतिबंधित नहीं है। और जब ये प्रतिबंधित नहीं, सरकार का जवाब आया, मैं आपको सरकार का जवाब दे सकता हूं। जब सरकार का ये जवाब आया कि प्रतिबंधित नहीं है, तो डार्क जोन में केवल जल दोहन से ही तो आपको समस्या हो सकती है, और जब प्राइवेट बोरिंग पर प्रतिबंध नहीं है तो फिर उन पर बिजली का कनेक्शन क्यों नहीं दिया जा सकता? नहीं दे रहे ना, तो ये दिया जाना चाहिए। या तो सरकार का जवाब झूठा है, सरकार सदन को गुमराह करने का काम कर रही है, या तो, और नहीं तो वो आदेशित करे। क्यों नहीं? झूठे तो आप लोग भी हैं केंद्र में। थोड़ा समय का ख्याल रखें माननीय सदस्य। कर रहा हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, विधायक निधि से एक प्राविधान रखा गया है कि आप 25 लाख रुपए तक अपनी विधायक निधि से इलाज के लिए दे सकते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, लेकिन विधायक निधि से यदि हम किसी को कोई पैसा देना चाहें इलाज के लिए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए,
तो सबसे पहले जहां मरीज प्रयास करता है कि मैं नजदीक के अस्पताल में अपना इलाज करा सकूं, लेकिन उसके बाद में पता चलता है कि वह उस हॉस्पिटल को केवल पैसा दिया जा सकता है जो राष्ट्रीय बीमा स्वास्थ्य योजना के अंदर एक्रेडिटेड हो। और मैं समझता हूं कि 2 साल से यह सरकार की योजना ही बंद है, केंद्र सरकार की योजना है ये, लेकिन इसका 2 साल से रिन्यूअल नहीं हुआ है। तो ऐसे में अगर उसको सरकारी अस्पताल ले जाने का समय हो या उसको और इतना समय हो तो वो अपने आप भी करा सकता है। फिर इस विधायक निधि से इलाज कराने का मैं समझता हूं कोई औचित्य नहीं है, और राज्यपाल के अभिभाषण में इसमें कोई संशोधन सरकार द्वारा नहीं किया गया है। मेरी मांग है कि कम से कम इसमें ये संशोधन करके जिससे कि उन गरीबों का और जो जरूरतमंद लोग हैं उनका इलाज नहीं, इसके लिए तो आप दोषी हैं। 2 साल से राष्ट्रीय बीमा स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत वो स्कीम ही बंद कर दी गई है केंद्र सरकार द्वारा। नहीं, आप बंद किए हैं, केंद्र सरकार ने बंद किया है इसको। और माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मांग करता हूं कि हमारी विधानसभा के अंदर कम से कम युवाओं को खेलने के लिए स्टेडियम बनाया जाए। जब हम ट्रेन से उतर करके सुबह जाते हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे नौजवान बच्चे सड़कों पर दौड़ लगाते हैं, कोई खेलने के स्टेडियम आदि की व्यवस्था नहीं है। कब्रिस्तानों, जिस तरीके से कब्रिस्तानों की 4 दीवारी के लिए प्रदेश के अंदर पैसा दिया गया, मैं समझता हूं कि उसमें भी बहुत ज्यादा पक्षपात किया गया है। हमारी मोदी नगर विधानसभा के अंदर किसी कब्रिस्तान के लिए अभी तक 4 दीवारी को पैसा नहीं दिया गया। और यह भी मांग करता हूं कि कब्रिस्तान के साथ साथ जो शमशान घाट है उनके भी उद्धारीकरण के लिए साथ साथ पैसा दिया जाना चाहिए। और अब समाप्त करने मैं अधिष्ठाता महोदय, आप बैठ जाए, मैंने आपको समझ नहीं दिया। मैं चाहूंगा कि राज्यपाल के अभिभाषण में और संशोधन उसमें इनको भी जोड़ लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।